नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार गौतम और हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अपने आवास पर लोहड़ी का त्योहार मनाया और प्रदेशवासियों के सुखद भविष्य की कामना भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोहड़ी का पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री चंडीगढ़ से वर्चुअली जुड़े। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई राशि का सही उपयोग करने पर हरियाणा सरकार की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही बताया कि वैक्सीन लगाने के मामले में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा प्रतिशत वाले राज्यों में हरियाणा भी शुमार है और 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीन लगाने के मामले में भी हरियाणा राज्य राष्ट्रीय औसत से आगे है। तो वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को आगे बढ़ाते हुए और स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त रखने में उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा को स्थापित किया जाएगा और उस शाखा को स्थापित करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एनसीडीसी शाखा के लिए अंबाला छावनी में 4 एकड़ जमीन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नाम ट्रांसफर किया गया और 3 चरणों में एनसीडीसी ब्रांच का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि अंबाला में स्थापित हो रही राष्ट्रीय स्तर की एनसीडीसी शाखा में कई गंभीर नए रोग और नए वायरस की जांच होगी, साथ ही उनके आंकड़ों का विश्लेषण होगा। लैब में वायरस को जानने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकेगी। इसके अलावा लैब में नीपा वायरस, जीका वायरस, रैबिज, जूनोटिक रोग, कोविड-19, ओमिक्रॉन, हेपेटाइटिस के अलावा अन्य गंभीर वायरस की जांच और सभी प्रकार के नए टेस्ट भी होंगे। इससे बीमारियों की जल्द पहचान एवं उनके निदान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा हो सकेगी। तो वहीं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार का बजट हरियाणा की ई विधानसभा में पेश होगा। इसके लिए तमाम कार्य पूरे किए जा चुके हैं और जल्द ही टेंडर जारी होने के बाद प्रदेश में ई विधानसभा बनकर तैयार होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ई विधानसभा को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है और जल्द ही विधायकों को भी इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। हरियाणा की विधानसभा को ई विधानसभा बनाए जाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हाल ही में एक बैठक भी इसी को लेकर की है और उसमें चर्चा की गई है किस तरीके से हरियाणा की विधानसभा को ई विधानसभा पूरी तरह से बनाया जाए। इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं। सर, आपने कई जो है वो प्रयास विधानसभा सचिवालय को लेकर किए हैं, इसमें से एक आपका सबसे बड़ा प्रयास है कि हरियाणा की विधानसभा ई विधानसभा बने, उसको लेकर आप लगातार काम कर रहे हैं। कहां तक पहुंचे हैं? नहीं, देखिए, लगभग 1 वर्ष पूर्व हमने ये संकल्प किया था कि हरियाणा विधानसभा को हम पेपरलेस करेंगे, ई विधानसभा बनाएंगे। तो उस दृष्टि से जो ग्राउंड वर्क था, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के साथ हमारा एमओयू साइन होना था या हरियाणा गवर्नमेंट के साथ जो हमारी फंड्स की जरूरियात थी उसको लेकर के मीटिंगें होनी थी और मुख्यतः सभी जो बिंदु हैं मैं समझता हूं कि आज की तारीख के अंदर हमने तय कर लिए हैं। एमओयू साइन हो चुका है और हरियाणा सरकार की तरफ से
लगभग हमें 14 करोड़ रुपया फंड जो है वो आ चुका है। पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से लगभग 8 करोड़ रुपया हमें और आने वाला है। उसके लिए भी सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो चुकी हैं। ई विधानसभा का स्वरूप कैसा हो, ई विधानसभा कैसे कार्य करे, इसके लिए हमने 2 कमेटियों का गठन किया। एक हमारे जो विधायक थे उन विधायकों का, और दूसरा सभी जो कंसर्न्ड अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी कमेटी का गठन किया। और उन दोनों कमेटियों की बैठकें कई बार हो चुकी हैं। और इसके लिए जो हमारी ये जो टीम है, ऑफिसर्स की टीम और हमारे विधायकों की जो कमेटी का गठित की गई है, अभी पिछले 15 दिन पहले अरुणाचल प्रदेश और बिहार के अंदर जहां 2 विधानसभाएं हैं उनका पूरी तरह से वो ई विधानसभा बन चुकी है। पेपरलेस विधानसभा, यूं कह लीजिए कि लेस पेपर विधानसभा, वो गठित वहां पे हो चुकी हैं। तो उनकी स्टडी के लिए हमने ये दोनों कमेटीज को वहां भेजा था कि बेसिक जो विधायकों को कोई दिक्कत ना आए, उनकी कार्यशैली देख करके, उनकी राय जान करके हम अपनी विधानसभा नवीनतम बनाएं। तो उस जो कमेटी वहां गई थी उसने भी रिपोर्ट दी है, कुछ बिंदु उन्होंने सुझाए हैं कि अपनी विधानसभा के अंदर किस प्रकार से जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार करें, किस प्रकार से हमारे लैपटॉप जो हम लगाने जा रहे हैं वो कहाँ पर लगने चाहिए, डेस्क जो बनने हैं वो कैसे होने चाहिए, माइक जो है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, कुछ टेक्निकल चीज़ें जो उन्होंने बताई। तो उसके अनुसार ये बैठकें पूरी हो चुकी हैं और हमने जो अधिकारी हैं, चाहे वो PWD B&R के हैं या निक्सी के हैं या जो अन्य हमारे जो IT डिपार्टमेंट के हैं, उन सब का तालमेल आपस में हो गया। उसके ऊपर जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो शुरू होने जा रहा है, क्योंकि एक प्रक्रिया है टेंडर की। वो प्रक्रिया पूरी होते ही जो माल के जो हमने सामान खरीदना उसके ऑर्डर हो जाएंगे। और उसके लिए जो हमें ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर का जो रूम है, हॉल है, वो भी बन करके तैयार हो गया है। वहाँ पर जो हमारे अभी फिलहाल 3 दिन का एक अधिकारियों का ट्रेनिंग कैंप उसी हॉल के अंदर लगा था, उसको भी हम ठीक करके जो अपने विधायकों को और अपने जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंग का कार्य जल्दी ही हम शुरू करने जा रहे हैं। वैसे शुरू हो चुका है, लेकिन उसको उसके अंदर जो हमारे विधायक हैं वो भी ट्रेनिंग लेना शुरू करें। और क्योंकि जब तक विधानसभा बन करके तैयार हो, हमारे विधायकों को पूरी जानकारी इस बारे में हो जाए, इस प्रकार का हमारा प्रयास है। और मेरा प्रयास है कि जो आने वाला बजट सत्र है, इस सत्र के अंदर ये विधानसभा जो है ई विधानसभा हो जाए। इसके लिए थोड़ी सी जो टेंडरिंग प्रोसेस को लेकर के कुछ हमें दिक्कत आई है, कि जो परचेज करने की प्रक्रिया है उसके अंदर थोड़ा टाइम लगने की संभावना है। तो मैंने आदरणीय अधिकारियों से भी और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है, कोई क्या हम शॉर्ट टेंडर के ऊपर इसको हम सामान को परचेज कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रयास है कि जल्दी ही हमारी विधानसभा जो है वो ई विधानसभा हो जाए। सर, आपने ये बताया कि तमाम, चाहे वो ट्रेनिंग और कार्यक्रम है या फिर तमाम जो चीजें वो आप कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा जो है वो सेटअप की जरूरत भी होगी। तो क्या हरियाणा का जो विधानसभा का भवन है, अभी हमारे पास जितनी जगह है, चाहे वो सर्वर रूम बनना है, IT से जुड़ा हुआ जब टेक्निकली चीजें होंगी तो सर्वर रूम बनेगा, तो सारी चीजें क्या हम विधानसभा सचिवालय से ही कर पाएंगे या उसके लिए हमें वैकल्पिक तौर पर कोई दूसरे भवन में भी कोई सर्वर या कोई IT से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स को फिट करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, पहले हमने विचार किया था कि हमारा जो ट्रेनिंग का सेंटर है या जो व्यवस्था हो, वैकल्पिक व्यवस्था हो, और वो जो हमारे MLA फ्लैट्स हैं उनके अंदर कोई एक फ्लैट के अंदर वो शुरू किया जाए।
लेकिन फिर हमने विचार किया कि उसके ऊपर कम से कम 18 लाख या 20 लाख रुपया हमारा एक्स्ट्रा खर्च होने का, जो वहाँ से विधानसभा भवन से एमएलए फ्लैट्स तक जो लिंक देने का है, उसमें 18-20 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्च हो रहा था। और अब हमने एक यूँ कह लीजिए टेम्परेरी व्यवस्था करके जो अपना बोर्ड है, प्लाई बोर्ड है, उससे व्यवस्था करके एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर अभी बैठने योग्य बनाया है। और उसमें अभी फ़िलहाल हम उसमें व्यवस्था करेंगे, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि विधानसभा के अंदर स्थान की कमी को लेकर हम जूझ रहे हैं। यूँ कह लीजिए कि पिछले लगभग 1 साल 1.5 साल से प्रयासरत हैं कि या हमें तो जो पंजाब वाला हिस्सा हमें वो मिले, और दूसरा जो नई विधानसभा के लिए स्थान मिल जाए, ताकि एक अच्छी विधानसभा जिसको हम विधानसभा कह सकें, ऐसा कोई प्रयास हमारा है कि वो जल्दी से जल्दी बन करके तैयार हो जाए। तो उस दृष्टि से भी हमारा प्रयास है। लेकिन फिलहाल क्योंकि हमने ये संकल्प किया है कि विधानसभा को ई विधानसभा करना है, तो उस दृष्टि से काफ़ी हद तक हम कार्य कर चुके हैं। जी सर, ये जो अपने विधानसभा में इस वक्त जो सदस्य बैठते हैं, जो सीटिंग अरेंजमेंट है, इन्हीं सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर हाइड्रोलिक तरीके से, यानी लैपटॉप या जो उनको स्क्रीन मिलेगी वो हाइड्रोलिक तरीके से ऊपर हो सके, उनको तमाम जो चीज़ें वो उसी बेंचेस के ऊपर ही मिलेगी। और क्या जो है वो इस अभी एक बेंच के ऊपर लगभग 2 सदस्य बैठते हैं, चूंकि हमारे पास जगह की दिक्कत है, तो क्या ये व्यवस्था जो है सीटिंग की, ये इसी तरीके से बनी रहेगी और इसके ऊपर जो डिजिटलाइजेशन है वो हो जाएगा? हाँ, देखिए, हमने इसके बारे में टेक्निकली इसके ऊपर एग्जामिन किया है। जो पीडब्ल्यूडी बीआरआर की टीम है और आईटी की टीम है, इन्होंने एग्जामिन किया कि जो हमारी पुरानी व्यवस्था है, हम उसी के ऊपर इसके ऊपर जो अपना लैपटॉप है वो माउंट करके इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा जो अपना बोलने के लिए माइक की व्यवस्था है, उसको भी हम और अच्छे ढंग से यहीं पर इन्हीं डेस्क के ऊपर ठीक कर सकते हैं। तो हमारा फिलहाल ये प्रयास है कि भी यहीं इन्हीं डेस्क को यूज़ करते हुए हम इन्हीं डेस्क के ऊपर वो सारी व्यवस्था करें। तो सर, उम्मीद करें कि इस बार का फरवरी मार्च में जो बजट आने की उम्मीद रहती है, वो बजट जो है वो एक तरह से ई विधानसभा के अंदर रखा जाए, इस तरह का आपका प्रयास है, आपने बताया। तो इसके ऊपर आगे बढ़ पाएंगे, कोशिश रहेगी? मेरा पूरा प्रयास है। अगर कहीं कोई टेक्निकल हिच या टेक्निकल कोई दिक्कत ना आई, तो पूरा प्रयास है कि आगामी विधानसभा का जो बजट सत्र है उसमें हम ई विधान कर पाएंगे। जी सर, विधानसभा के अलावा मेरा आपसे सवाल है, चूंकि पंचकुला से आप विधायक हैं, दूसरी बार आप जो है वो विधायक बने हैं, पंचकुला के डेवलपमेंट के लिए साल 2022 यानी नए साल में इस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो इस साल में आपका क्या फोकस है पंचकुला के लिए? और पिछले 5 साल को मिला दें और अब के 2 साल के कार्यकाल को, या उससे भी ज्यादा का हो गया है, तो उसको मिलाएं, तो पंचकुला के लिए जो आपका विजन था, उस विजन पर आप कितना आगे बढ़ पाए हैं? देखिए पवन जी, जैसा आपने कहा कि 5 साल प्लस 2 साल, लगभग 7 वर्ष का ये कार्यकाल पूरा हुआ है। इस 7 वर्ष के कार्यकाल के अंदर मैंने ये प्रयास किया है कि पंचकुला जो पूरी तरह से उपेक्षित था, उस पंचकुला के अंदर जो भी कमियां रही हैं, उन कमियों को पूरा किया जाए। लगभग 4000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हम पंचकुला में करवाने में सफल हुए हैं। और अब हमारा लक्ष्य है, अभी ये जो वर्ष 2022 शुरू हुआ है, इसके अंदर हमने संकल्प किया कि पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकुला बनाने के लिए हमने 7 हमारे जो सरोकार हैं, 7 कंसर्न्स हैं, पंचकुला को हम कैसे स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं, उसके लिए 7 हमने एक अपने पैरामीटर्स तय किए हैं। उसमें सबसे पहले हमने तय किया है कि पॉल्यूशन फ्री पंचकुला, दूसरा है प्लास्टिक फ्री पंचकुला, तीसरा है स्ट्रे कैटल फ्री पंचकुला, चौथा है स्ट्रे डॉग फ्री पंचकुला, 5वां है ड्रग्स फ्री पंचकुला, छठा है स्लम फ्री पंचकुला, और 7वां है एनक्रोचमेंट फ्री पंचकुला। इन 7 बिंदुओं को लेकर, 7 बिंदुओं के ऊपर हमने कार्य शुरू किया है। मैंने सभी प्रशासन के अधिकारियों को बिठा कर के साथ इसके ऊपर योजना बनाने के लिए कहा है
कि हम इन सातों चीज़ों को जो हमने संकल्प किया है कि ये हमारे 7 सरोकार हैं, ये सरोकार केवल हमारे सरोकार नहीं, जनता के सरोकार भी हैं। जनता को हम कैसे इन सरोकारों के साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनकी मदद किस प्रकार से ले सकते हैं। और मैं समझता हूं कि यदि हम ये जो हमने संकल्प किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये इस वर्ष के अंदर, 1 साल के अंदर, ये जो 7 हमने संकल्प किए हैं इनको पूरा करेंगे। और पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए पंचकूला जो अंक तालिका के अंदर भी काफ़ी पीछे अब की बार रहा है, कुछ कारण थे कि वहाँ पर हमारा डंपिंग ग्राउंड नहीं था, जो कूड़ा करकट इकट्ठा करने की व्यवस्था नहीं थी। आज ही जो कूड़ा करकट इकट्ठा करके डंप के ले जाने का टेंडर खुल गया है और मुझे लगता है कि 2-3 महीने के अंदर जब वो हमारा डंपिंग ग्राउंड के अंदर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो जो एक हमारी बड़ी भारी कमी थी जिसके कारण हमारे नंबर कट जाते थे, तो वो हम उस नंबर भी पा सकेंगे। और दूसरा जो हमने कहा कि 7 जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर लोगों को इन्वॉल्व करके ये जो पंचकूला है इसको हम स्वच्छ और सुंदर बनाने में सफल होंगे। चंडीगढ़ सर हमारे प्रदेश की राजधानी है और चंडीगढ़ से निकलते ही पहला हरियाणा का जो कदम हम रखते हैं वो हम पंचकूला में रखते हैं। एक तरह से हमारी दूसरी राजधानी की तरह हम उसको डेवलप कर रहे हैं। सरकार का प्रयास है, फोकस है कि पंचकूला को उसी तर्ज पर डेवलप किया जाए। तो आप ये मानते हैं कि जो है वो उस तर्ज पर डेवलप करने के लिए आपका जो नेतृत्व है विधायक के तौर पर वहाँ, वो पूरा पिछले 7 साल से जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपने 4,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और अब मेट्रोपॉलिटन सिटी पंचकूला कहलाने लगा है, तो ये जल्द जो है वो दिल्ली के एनसीआर के जो गुरुग्राम और फरीदाबाद की तर्ज पर एक बड़े शहरों में शुमार होगा? नहीं, देखिए, मेरा ये प्रयास है और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने फरीदाबाद और गुरुग्राम के पश्चात तीसरा जो शहर है मेट्रोपॉलिटन सिटी वो पंचकूला को चुना है। और मैं समझता हूँ कि मेट्रोपॉलिटन सिटी केवल चुना ही नहीं है, उसके लिए विशेष योजनाएं भी, विशेष वहाँ पर कार्य भी शुरू हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि बोरनी के अंदर जिस प्रकार से टूरिज्म को डेवलप करने के लिए पैराग्लाइडिंग है, पैरासेलिंग है, वाटर स्कूटी और ये बहुत सारी जो वहाँ पर नए आयाम स्थापित किए गए हैं, उससे पंचकूला निश्चित तौर पर जो विश्व स्तर की जो एक विश्व के नक्शे पर आएगा। इसके अलावा जो हमारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ को लेकर जो अगले महीने खेलो इंडिया होने जा रहा है, खेलो इंडिया के आने से जिस प्रकार हमारा खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, चाहे वो मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स हॉल है जिसके अंदर 4,000 की सीटिंग कैपेसिटी है, इंडोर स्टेडियम और फुल्ली एयर कंडीशन, उसके साथ पूरी एयर कंडीशन यू कैन से कि वॉलीबॉल का जो स्टेडियम है, जो इंडोर स्टेडियम है जिसके अंदर 2 अपने जो मैचेस हैं एक बार खेले जा सकते हैं। इसी प्रकार से बास्केटबॉल का स्टेडियम, इंडोर बास्केटबॉल स्टेडियम, तो वर्ल्ड मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये स्टेडियम तैयार हैं। हॉकी की जो वहाँ पर टर्फ है जो वो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयार हुई है। तो उस दृष्टि से भी पंचकूला जो है खेलों की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि ये जो केवल देश राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पंचकूला का नाम, क्योंकि अब यहाँ पर आगे अंतर्राष्ट्रीय मैचेस जो है वो खेले जाएंगे तो उससे पंचकूला का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा। और इसके अलावा जो डेवलपमेंट की दृष्टि से हमने जो अभी आगे हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, आयुष का जो एम्स बनने लगभग 500 करोड़ रुपये की बन करके तैयार हो गया है। हमने कहा है फिल्म सिटी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसके लिए 80 एकड़ ज़मीन जो है वो फिल्म सिटी के लिए एयरमार्क हो चुकी है। एशिया की सबसे बड़ी एप्पल मंडी जो है वो पंचकूला के अंदर डेवलपर हो गई है। एजू सिटी और मेडी सिटी, इसके लिए प्लानिंग तैयार हो रही है कि इसको एजुकेशन सिटी, एजू हब कैसे बनाया जाए, मेडिकल का हब कैसे बनाया जाए। तो ये सारी योजनाएं अब शुरू हुई हैं, बहुत सारी एग्जीक्यूट भी हुई हैं और आने वाले साल के अंदर इनमें से काफ़ी और
ये जो योजनाएं हैं हम एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि पंचकूला जो है वो एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पंचकूला का नाम चमके। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकूला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष के नाते स्पीकर साहब का ये साफ कहना है कि इस बार का बजट जो है वो ई विधानसभा में पेश हो, इस तरीके के प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई तकनीकी तौर पर दिक्कत नहीं रही तो निश्चित तौर पर हरियाणा की विधानसभा ई विधानसभा के रूप में नजर आएंगी। साथ ही पंचकूला में विकास के लिए पिछले 7 साल के करीब का जो उनका कार्यकाल है पंचकूला के विधायक के तौर पर, उसमें 4000 करोड़ से ज्यादा का निवेश पंचकूला के डेवलपमेंट के लिए हुआ है। इसके साथ साथ सरकार भी पंचकूला को बड़े स्तर पर डेवलप करने के लिए काम कर रही है और पंचकूला की न केवल जो है वो प्रदेश स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बने, इसके लिए हरियाणा की सरकार जो है वो काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो वहीं हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने नगर परिषद और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों कार्यालयों में कर्मचारी और अधिकारी गैर हाजिर पाए गए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने गैर हाजिर कर्मचारियों और अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और ड्यूटी में कोताही बरतने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में ईमानदारी से सरकार चल रही है। ऐसे में कोई भी कर्मचारी और अधिकारी मनमानी कर सरकार को बदनाम करने का प्रयास करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने नगर परिषद, पंचायत कार्यालय और तहसील कार्यालय को तक निरीक्षण किया। उसमें काफी जो कर्मचारी अधिकारी थे गैर हाजिर पाए गए, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारी जो प्रदेश की सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत और पब्लिक की भी यही सोच है कि जब आप सरकारी नौकरी पे हैं, सरकारी ड्यूटी पे हैं, जनता की सेवा के लिए हैं, अपनी आगे ड्यूटी कीजिए और आम जन को जो आपकी ड्यूटी है उसका लाभ मिले। और जो ये परिस्थितियाँ आज पैदा हुई हैं, जो एक विश्वास विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति जनता खो बैठी है, उसको वापस प्राप्त करने की जरूरत है। आगे से अगर ऐसी गलतियां पाएगी तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अभी तो नोटिस जारी करा है, कारण पूछा इनसे, भाई आप क्यों गैर हाजिर थे, आप ड्यूटी पे क्यों नहीं 9 बजे आके बैठे अपनी सीट पे, आपने काम क्यों नहीं शुरू किया। आप सरकार की नौकरी कर रहे हैं, जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो उसको दस्तूर के हिसाब से ईमानदार से कीजिए। तो वहीं बीजेपी विधायक राजेश नागर तिगांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं का निरीक्षण किया और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि तीसरी लहर से लड़ने के लिए हर समय तत्पर रहें और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखें। साथ ही लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक भी किया। वहीं बूस्टर डोज के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 जनवरी से 60 साल की आयु के बुजुर्गों के लिए बूस्टर डोज लगानी शुरू कर दी है, तो समय पर वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को भगाएं। आज हमारे तिगांव के जो हॉस्पिटल है इसमें बूस्टर डोज लगनी चालू हो गई है और अंडर 15 से 18 की भी डोज लगनी चालू हो गई है और 250 के करीब आज वैक्सीनेशन हुई है 60 साल से ऊपर और जो 15 से 18। इससे पहले हमने जो पहले 2 लड़ाई फर्स्ट वेव और सेकंड वेव लड़ी, इसी तरह से अब जो ये एक नया आया है ओमिक्रॉन, उससे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए जैसे पहले हमने गाइडलाइन को फॉलो किया था, मास्क लगा के और डिस्टेंस मेंटेन करके, और जब ज़्यादा ज़रूरी हो जब ही बाहर निकले, इसी तरह से हम इस लड़ाई को दोबारा से हम जीत पाएंगे। तो वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोविड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जेलों में एहतियात बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए नए कैदियों को टेस्ट के बाद अलग रखा जाता है और उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही जेल में शिफ्ट किया जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि दूरी बनाकर कैदियों से मुलाकात हो सकती है ताकि संक्रमण का फैलाव रोक सके। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा में जेलों सुधार के लिए जनवरी में ही घोषणा कर दी जाएगी। हरियाणा में कोविड का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच जेल विभाग की तरफ से क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मौजूद हैं। सर, अभी जो कोविड का संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है, जो 2 गुना लगभग मामले हर रोज सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में जेल प्रशासन की तरफ से देखिए, पिछले के दोनों के तजर्बे से ये समझ रहे हैं कि एहतियात रखने चाहिए।
बाकी अभी ऐसी कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। हमारे जेलों में इतने कहीं कैदी भी नहीं, 1 या 6-7 लगे, उन्हें हमने आइसोलेशन में और मेडिकल चेकअप के लिए कर दिया। बाकी अभी है ना, थोड़ा सा मुलाकात हमने कम करवा दी। जो फिजिकली होती थी कि सामने बीच में सरिया लगा होता था, इधर भी कैदी खड़े होते थे, सामने मिलने वाले होते थे, 100 आदमी इकट्ठे होते थे, वो बंद कर दिया। फिजिकली मुलाकात कहते हैं उसे। अब यह है कि बीच में शीशा लगा और यहाँ से आप फ़ोन पे बैठ के बात कर सकते हैं, उस तरीके की मुलाकात है, ताकि हमारे कैदी डिप्रेशन में नहीं जाए। और दूसरा, पिछली बार जितनी गाइडलाइंस मिली थी वो हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ था। जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश देगा तो फिर उनके यहाँ हाई कोर्ट से कोई भी ऑनरेबल जज होंगे, वो जज साहब होंगे, हमारे होम सेक्रेटरी, डीजीपी और एलआर वो फिर करते हैं, वो तय करते हैं कि किन कैदियों को बाहर जाना चाहिए। पर अभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि वो भेजने जाए। सर, जो कोई नया कैदी जेल में आता है तो उसको सीधा अगर आप बाकी कैदियों के बीच में डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है, तो ऐसे में कोई एहतियात, कोई गाइडलाइन है? अब जो इस तरीके के हवालाती या कैदी आते हैं उन्हें पहले चेक करा जाता है, चेक करके उन्हें क्वारंटीन करके रखे जाते हैं, उसके बाद उन्हें बैरक में भेजते हैं। फरीदाबाद में जो 6-7 लोग जो जेल में पॉजिटिव मिले, यानी जो कैदी मिले हैं, उस मामले में आप जो तमाम प्रक्रिया है कोविड प्रोटोकॉल की वो अपनाई जा रही है? हाँ, बिल्कुल अपनाई जा रहा है। उसी तरीके से उन्हें घर के मेडिकल के लिए भेज दिए जाते हैं। तो हमारे स्टूडेंट इस मामले में बड़े अलर्ट हैं, सबको पूरी रहते हैं। बाकी डीजीपी से मिनट टू वो इन टच रहते हैं। सर, जेल विभाग में और किस तरीके के सुधार जल्द देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि आपकी वर्किंग काफी समय से जेलों को लेकर चल रही है, उसका नतीजा, इम्प्लीमेंटेशन कब तक नजर आ सकता है? तकरीबन ऑलमोस्ट फाइनल कर लिए गए। अभी मैं समझता हूँ कि इन्हीं अगले 10 दिन में हम इसे फाइनल करके मीडिया के सामने रूबरू के अनाउंस कर देंगे। जी। एक बार ऑनरेबल सीएम साहब से हम चाहेंगे कि उनसे परमिशन ले लें, उनके नोटिस में ला लें, और उसके बाद जब वो कहेंगे तो हम तुरंत इसे कर देंगे। तो कोई बड़ा सुधार देखने को मिलेगा सर? काफी बदलाव हो रहे हैं। 30-40 पॉइंट पे हम चेंजेस कर रहे हैं। कोविड को लेकर क्या अपील है सर आपकी लोगों से? हमारा ये है कि लोग अपने आप को बहुत ध्यान से रखें। लॉकडाउन वगैरह सबसे बढ़िया यही है कि लोग अपने आप को एहतियात रखें, मास्क लगाएं, सोशली डिस्टेंस करें। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं। पिछली बार भी जो हम बचे, केवल इसी बात से बचे थे। और अब के ये इतना जो सुन रहे हैं डॉक्टर से, इतना डेडली तो नहीं है, पर इसका ये है कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन बहुत है, तो ज़रा एहतियात रखना चाहिए और अपना सावधान रहें। ये मैं लोगों से कहता हूँ। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सब जगह से 2 बार की बात से हम बड़े सावधान हो के, कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं, बेड हमारे हॉस्पिटल तैयार है, इससे ज़्यादा पैनिक आने की जरूरत नहीं है। तो हमारे साथ जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला थे, जो कह रहे हैं कि जेल विभाग पूरी तरह से एहतियात बरत रहा है, लेकिन साथ ही साथ लोग भी एहतियात बरतें। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।